नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबर गांव। 23 नवंबर का दिन है और ये दिन है चुनाव नतीजों का। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव नतीजे अब हमारे सामने हैं। रिजल्ट्स धीरे धीरे लॉक होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि जैसे कि एग्जिट पोल्स ने प्रेडिक्ट किया था, महायुति एक कंफर्टेबल विक्ट्री की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। एक क्लियर मैंडेट हमें दिख रहा है। उनका जो अभी का रिजल्ट है, हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं 11:10 पे, फिलहाल आप तक के थोड़ा लेट पहुंचेगा। अभी की स्थिति यही है कि लगभग 250 सीटों पर महायुति जीतती नजर आ रही है। झारखंड में नतीजा थोड़ा सा चेंज हुआ है। अगर आप एग्जिट पोल्स को फॉलो कर रहे थे तो एग्जिट पोल्स का प्रेडिक्शन ये था कि झारखंड में या तो हंग असेंबली आएगी या तो एनडीए की जीत हो सकती है। लेकिन अभी तक के रुझान ये कहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठबंधन है वो कंफर्टेबल मार्जिन के साथ में दोबारा सत्ता में आएगा। इन दोनों राज्यों में सीटवार नतीजे क्या रहे, हम ये आपको बताएंगे। किन फैक्टर्स ने इन पार्टीज़ को जीत में मदद की ये बताएंगे। जो नहीं जीत पाए वो क्यों नहीं जीत पाए वो भी आपको बताएंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि देश के 15 सूबों में जो 50 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, 2 लोकसभा की और 48 विधानसभा की, उन पर नतीजे क्या रहे। पहले हम अपने साथी गौरव के पास में जाएंगे जो हमें महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों के अभी के रुझान आपको बताएंगे। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है। आपने दोनों स्टेट्स के मेजर ट्रेंड्स मेरे ख्याल निकाल के रखे हैं। महाराष्ट्र हमने अपने दर्शकों को ये बताया कि ये ईसीआई के हवाले से गौरव बता रहे हैं। हमने जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है जो हम बता रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जो अभी तक जितनी गिनती हो पाई है, अलग अलग सीट पर अलग अलग राउंड्स की गिनती चल रही है। तो उसमें हम ये देख पा रहे हैं कि महायुति गठबंधन जो है, जो भाजपा, शिवसेना और एनसीपी, जो अजित पवार गुट और शिंदे गुट का है, तो उनके साथ जो गठबंधन है वो क्लियर मेजोरिटी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो रुझान आ रहे हैं, अभी 128 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। शिवसेना, शिंदे गुट जो है वो 53 सीटों पर और एनसीपी, अजित पवार 36 सीटों पर। तो इस तरीके से क्लियर मेजोरिटी की तरफ बढ़ती दिखाई दे रहे हैं। जबकि जो महाविकास अघाड़ी का गठबंधन है, एनसीपी शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और कांग्रेस का जो गठबंधन है, वो पिछड़ती हुई दिखाई दे रहे हैं। वो बहुत निराश होंगे। वो तीनों मिलाकर भी 100 का मार्क वो छू नहीं पा रहे हैं। हाँ, और जैसा कि हम कल देख रहे थे कि संजय राउत ये दावा कर रहे थे कि 160 हम जीत के आ रहे हैं। होटल बुक कर रहे थे कि अलग अलग क्षेत्र से चुन के आएंगे तो कहाँ रहेंगे, उनको तोड़ने की कोशिश होगी। उस तरीके से जो मुझे लगता है कि जो उनकी उम्मीदें थी उन पर काफ़ी निराश होंगे जो भी नतीजे आए हैं। मैं महाविकास अघाड़ी की भी सीटें बता देता हूँ। कांग्रेस 19 सीटों पर आई, जो सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, 19 सीटों पर लीड कर रही है। और शिवसेना यूबीटी 19 सीटों पर उनकी भी लीड है और 12 सीटों पर एनसीपी शरद पवार गुट की लीड है। इसके अलावा तमाम छोटे छोटे जो दल हैं वो भी हैं। जैसे जन सूर्य शक्ति जेएसएस पार्टी है, वो 3 सीटों पर लीड कर रही है। मजलिस 2 सीटों पर लीड कर रही है। समाजवादी पार्टी जिन 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी वो दोनों पर लीड कर रही है। और वाईएसपी जो रवि राणा की पार्टी, वो 1 सीट पर लीड कर रहे हैं। और स्वतंत्र भारत पक्ष करके पार्टी है एक, एसटीबीपी, वो भी 1 सीट पर लीड कर रही है अभी। तो ये अभी के जो रुझान आए हैं। और एमएनएस इसमें नहीं दिख रही है, जिन जो 200 से ज़्यादा सीटों पर उन्होंने भी अपने उम्मीदवार उतारे थे। और कुछ समय के लिए बहुजन विकास अघाड़ी भी 1 सीट पर, जो जिन पर काफ़ी बवाल भी हुआ था, विनोद तावड़े को आरोप लगे उन पर कि जो है वो कैश बांट रहे थे, उस सीट पर भी देखने को मिला था हितेन ठाकुर आगे चल रहे थे, लेकिन अभी वो भी सीन से गायब हो गए। हम कुछ 34 सीटों पर बात करेंगे जिन पर नज़र रही लोगों की, उन पर आते हैं। सबसे पहले हम जो सबसे हॉट सीट की अगर हम बात करें तो वो है बारामती की। और बारामती में पवार वर्सेस पवार का जो फाइट था, उसमें हम देख रहे हैं कि अजीत पवार जो 7 बार के विधायक रहे इस सीट से, वो 8वीं बार भी लीड बनाते हुए 21,000 की लीड है उनकी। और अभी 5 राउंड की गिनती हुई है केवल। तो ये बड़ी लीड है विधानसभा के लिहाज से अगर हम देखें तो 21,000 की। और उनके भतीजे ही हैं युगेंद्र पवार, वो अभी दूसरे स्थान पर है। बाकी कोई उम्मीदवार फाइट में हमें दिख नहीं रहा। दोनों 2 ही उम्मीदवार इस सीट वो पर। पिछले लोकसभा चुनाव भी यहाँ फैमिली में ही तय होना था। हाँ। सुप्रिया सुले ने चुनाव लड़ा और सुनेत्रा पवार ने चुनाव लड़ा और सुप्रिया सुले उसको कंफर्टेबली जीती। जो आप देखिए, लोकसभा में भी यही कहा गया था कि लोकसभा का चुनाव पहले और अब विधानसभा का चुनाव जो हो रहा है उसमें शिवसेना और एनसीपी, इन दोनों में ये तय होना है कि असली शिवसेना कौन सी है और असली एनसीपी कौन सी है। तो लोकसभा चुनाव के जब रिजल्ट्स आए तब ये रिजल्ट्स में देखने को मिला कि अगर आप मुंबई सबर्बन को देखेंगे तो असली शिवसेना उस इलाके के लिए यूबीटी फैक्शन नज़र आया। और इसी तरह एनसीपी का प्रदर्शन उसमें बहुत ख़राब था, अजीत पवार गुट का।
क्योंकि रिजल्ट शरद पवार लेके आए, एनसीपी एक सीट पर सिमट गई। लेकिन तभी कई लोगों ने कहा था कि जो जमीन पर पकड़ है वो अजीत पवार गुट की ज्यादा है, क्योंकि विधानसभा वाली राजनीति हमेशा पॉलिटिक्स का नेतृत्व अजीत पवार ने के ही हाथ में रहा, उनका कंट्रोल रहा, उनकी व्यवस्था रही, उनके मतलब जिले स्तर के जो संगठन में लोग रहे, सब अजीत पवार ही मैनेज करते थे, तो वो भी एक फैक्टर रहा है उसमें। और ये काफी निराशा होगी, जो कि लोकसभा चुनाव की वजह से ही महाविकास अघाड़ी को बहुत सारी उम्मीदें थी महाराष्ट्र से, तो उस वो अभी जो रुझान आ रहे हैं, अभी भी ये फाइनल नतीजे नहीं है। कल ही लोगों से बात कर रहा था जो फील्ड से भी कवर करके आए, उनका भी ये कहना था कि हमने उनसे यही पूछा कि एक जब इलेक्शंस अलग अलग कराए गए तो एक ये तर्क दिया गया कि नहीं, पहले आप ये चाहते हैं कि हरियाणा के नतीजे आ जाएं, उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है तो उसका एक फीडबैक आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। लेकिन कई लोगों ने कहा कि देखिए हरियाणा से महाराष्ट्र बहुत दूर है, लेकिन ये कम से कम रिजल्ट्स देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। और ये भी हम नहीं कह सकते हैं कब जितनी बड़ी मार्जिन से एमवीए वापस आ रहा है, उससे तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ माफ कीजिए महायुति पावर में लौट रहा है, उससे आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये सिर्फ हरियाणा की जीत के नतीजे हैं। कुछ ग्राउंड वर्क आपको दिखता है, लाड़की बहन का कुछ असर भी मैदान पर दिखता है। बिल्कुल, ये लाड़की बहन, ये महिलाओं को जो पैसा देने वाली जो स्कीम, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है, हम जगह जिस भी राज्यों में गई है, चाहे वो कर्नाटक हो, हिमाचल हो और मध्य प्रदेश, हमने देखा तमाम मतलब उसका रिजल्ट देखने को मिला चुनावी नतीजों में, पलटा है बिल्कुल। और मध्य प्रदेश में भी पलटा। मध्य प्रदेश में ये कहा गया कि नहीं, कांग्रेस की एक कंफर्टेबल विक्ट्री होगी, बीजेपी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, लेकिन एक स्कीम आती है, आप देखिए रिजल्ट उसमें मतलब एकदम प्रचंड बहुमत के साथ। लेकिन झारखंड में ये केस उलट जाता है, अभी हम उस पर भी आएंगे। अगली सीट की ओर हम चलते हैं। अगली सीट है वर्ली की। यहाँ पर भी असली शिवसेना वर्सेस जो शिंदे गुट की मतलब वो था कि कौन असली मुंबई का किंग कौन, वर्ली का किंग कौन वाला था। तो देवड़ा परिवार और ठाकरे परिवार के जो विरासत संभाल रहे हैं आदित्य ठाकरे, जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, वो 478 वोटों की मार्जिन, ये अभी का अगर हम डेटा आपको बताएं 11:17 पर, तो महज 478 टफ फाइट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और 13,898 वोट पाकर मुरली देवड़ा पीछे चल रहे हैं। तो ये वर्ली सीट पर भी काफ़ी लोगों की नज़र थी। ये कहा जा रहा था कि मिलिंद देवड़ा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, और फिर उनको ऊपर से दिल्ली से कहा गया कि आप चुनाव लड़िए। और चूँकि ठाकरे परिवार, देवड़ा परिवार दोनों मुंबई की राजनीति में दोनों काफ़ी मतलब जाने पहचाने ना प्रभाव रखते हैं अपना, तो वो दोनों परिवारों के बीच की लड़ाई, दोनों शिवसेना के बीच की लड़ाई हमको वर्ली सीट पर भी देखने को मिल रही है। ठीक है, और कौन सी की सीट्स हैं हमारे पास गौरव, जिनके नतीजे और सीट्स पर हम चलेंगे। माहिम की सीट है, यहाँ पे भी ठाकरे परिवार के ही एक और सदस्य पहली बार चुनाव मैदान में उतरे, जो राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे, वो माहिम सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ये वही सीट है जहां बहुत समझाया गया एकनाथ शिंदे को कि आप अपना कैंडिडेट बिठा दीजिए, हाँ, और लड़ने दीजिए एमएनएस को। बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जिस तरीके से राज ठाकरे ने एनडीए को सपोर्ट किया, और उनको जो है काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, अमित शाह के साथ मीटिंग हुई, उस तरह की चीज़ें हुई। फिर बाद में ये कहा गया कि शिंदे माने नहीं, क्योंकि उनके जो कैंडिडेट थे वहाँ पर वो जीतते आ रहे थे, उनका था कि मैं अपनी सीट में क्यों। और अभी हम जो रिजल्ट देख रहे हैं उसमें यूबीटी आगे चल रही है। शिवसेना यूबीटी के कैंडिडेट हैं जो महेश बलिराम सावंत, वो आगे चल रहे हैं 3,336 वोटों के मार्जिन से। और शिवसेना के जो कैंडिडेट हैं सदा सरवनकर, वो पीछे चल रहे हैं। अमित ठाकरे तीसरे स्थान पर हैं। देखिए, अमित के तीसरे स्थान पे होने में थोड़ा कम ही आश्चर्य होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो आप ये यूबीटी वर्सेस शिवसेना वाला जो हमारा कॉन्टेस्ट है, ये भी हमको समय में आगे जाते दिखेगा, क्योंकि हमें याद रखना होगा कि ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन की सीट है। इसमें मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। मतदान हुआ कम है अर्बन एरियाज में, रूरल में महाराष्ट्र 18 राउंड की ही गिनती है। हाँ, लेकिन फिर भी अभी जैसे इस रिजल्ट को लॉक होने में भी थोड़ा सा समय है, क्योंकि बहुत है, और बिल्कुल इसमें बदलाव हो सकते हैं, आगे चीजें देखने को भी मिल सकती है। अगली सीट है अणुशक्ति नगर, फरहाद अहमद की सीट, स्वरा भास्कर एक्ट्रेस के पति, और सीए और टिस में अपने एक्टिविटीज को लेकर हमेशा से चर्चा में स्वरा ने जिस तरह से भाषण दिया उसको लेके बड़ी चर्चा भी हुई। बिल्कुल, और कन्हैया कुमार को कहा यह भी गया कि अखिलेश यादव ने फोन करके सुप्रिया सुले से कहा कि आप इनको टिकट दे। एक तस्वीर भी खूब वायरल हुई जिसमें छाता लेकर खड़े थे। फिर कहा गया कि समाजवादी पार्टी के नेता थे, समाजवादी पार्टी की यूथ पॉलिटिक्स करते थे, फिर उसके बाद अचानक से इनको एनसीपी से टिकट मिल गया, तो फिर उस पर भी बहुत सारी चीजें कही गई कि वो छाता वाला ही था। सना मलिक इनके खिलाफ उम्मीदवार है, अपोजिट जो इनके कैंडिडेट हैं सना मलिक। एनसीपी की ओर से नवाब मलिक जो नेता थे एनसीपी के, जो जेल में भी गए थे, ईडी के छापे पड़े थे उनके यहाँ, वो यहाँ पर पीछे चल रही हैं 6,419 वोटों से। और फहद अहमद एनसीपी जो शरद चंद्र पवार गुट के नेता हैं,
वो फिलहाल 6,419 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो अभी यहाँ पर 9 राउंड की गिनती हो चुकी है, 20 राउंड टोटल गिनती होनी है और लगभग आधी गिनती हो चुकी है और इसमें सना मलिक हमको पीछे दिखाई दे रही हैं। अगली सीट की ओर हम चलते हैं, औरंगाबाद ईस्ट। जी हाँ, इम्तियाज जलील की सीट है। इम्तियाज जलील की सीट। इम्तियाज जलील को बड़ी उम्मीद लोकसभा इलेक्शंस में थी कि वो लौटेंगे। इकलौते AIMM के सांसद थे, असदुद्दीन ओवैसी के अलावा अपने सूबे में पार्टी प्रेसिडेंट भी थे और खूब उन्होंने प्रचार किया और उनका जो बतौर सांसद कार्यकाल था उसको मतलब वो ठीक ठाक गया। अगर आप कोविड का समय उसमें से निकाल दें, काफी न्यूज मेकर की उनकी छवि है। पार्लियामेंट में भी एक्टिविटी देखें, जैसे एक्टिव थे बहुत, आपको हर डिबेट में मिल जाएंगे, हर भाषण में मिल जाएंगे। जिस तरीके से ओवैसी हमको दिखते हैं साथ में वो भी दिखते थे। पत्रकार रहे हैं पहले इम्तियाज जलील और औरंगाबाद वेस्ट और माफ करिए औरंगाबाद ईस्ट सीट से जो है चुनाव मैदान में थे। लोकसभा चुनाव हारने के बाद 47,006 वोट टोटल इनको मिले हैं और इनकी लीड है 42,000 की, यानी कि बाकी के जो उम्मीदवार हैं वो 5,000 में सिमट गए हैं। इनके खिलाफ बीजेपी के अतुल मनोहर सावे थे जो कि 4,000 वोट पाकर दूसरे स्थान पर। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक बड़ी लीड बना चुके हैं इम्तियाज जलील। और ये पहले भी विधायक रहे हैं वहाँ पे। जब सांसद ही ये लोग जीते थे तब 2 चीज़ें हुई थी गौरव, उसमें मतलब उनकी मेहनत भी होगी लेकिन एक लक वाला फैक्टर भी था। पहली चीज़ ये थी कि वंचित बहुजन आघाड़ी तब इनका समर्थन करके लड़ी थी और उसको आप फ्रेंडली कॉन्टेस्ट की तरह ले लीजिए, वंचित बहुजन आघाड़ी इनके साथ में थी। वो संबंध 19 से 24 के बीच में खराब हुए। इस बार आप देखिए VBA ने कैंडिडेट दिया, उन्होंने वोट काटे और इनकी इस बार लोकसभा के चुनाव की मैं बात बता रहा हूँ, इनको ये उम्मीद थी कि शिवसेना ने अपना कैंडिडेट वहाँ पे दिया हुआ है चंद्रकांत खैरे, ये उद्धव भाला साहब फैक्शन के जो एक्स वहाँ के MP हैं वो लड़ रहे थे, लेकिन वहाँ पे शिंदे सेना ने भी अपना कैंडिडेट दिया था। इन्हें लगा कि एक वोट स्प्लिट होगा और दोबारा मैं सांसद चुन के आ जाऊंगा, लेकिन इस बार वैसा हो नहीं पाया। और ठाकरे परिवार का प्रभाव है भी और औरंगाबाद में, हम उसको कह सकते जो कि संभाजी नगर बिल्कुल है। और आप देखिए मुझे याद आ रहा है कि अब्दुल सत्तार मेरे ख्याल वहीं उसी इलाके से आते हैं। वहाँ ये वो इलाका है जहाँ पे आपको मुस्लिम समुदाय के बीच भी शिवसेना समर्थक और शिवसेना नेता बहुत ईजीली मिलेंगे। उनकी भी अपनी ठीक ठाक वहाँ पे पकड़ है। तो ये इस बार के रिजल्ट्स हैं। और एक चीज़ में दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, जो महाराष्ट्र में हमारे दर्शक हमको देख रहे हैं, शहर का नाम ज़रूर छत्रपति संभाजी नगर हो गया है, लेकिन ECI के हिसाब से जब हम ECI के हवाले से बताते हैं तो लोकसभा का नाम अब भी औरंगाबाद है और जो विधानसभा जिसकी जानकारी अभी गौरव ने आपको दी है उसका नाम भी अभी भी औरंगाबाद ही है। ECI जब होता है तब सीटों का नाम चेंज होता है, तो सीटों का नाम अभी नहीं चेंज हुआ है, तो अभी औरंगाबाद ईस्ट ही आपको ECI की वेबसाइट पर दिखेगी। और इम्तियाज जलील का जो चुनाव प्रचार था वो भी काफ़ी चर्चा में रहा था। जब हम देखते हैं कि ओवैसी उनके लिए प्रचार करने आते हैं, उनके भाई जो छोटे हैं अकबरुद्दीन आते हैं, तो वहीं पर वो घड़ी दिखाकर इशारा करते हैं कि 15 मिनट अभी बाकी है। मतलब वो चुनाव प्रचार को लेकर वो बोल रहे थे उस तरीके से। फिर उसके बाद देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि ओ वैसी आप औरंगजेब की कब्र पर जाने वाले, तो इम्तियाज जलील कहते हैं ओ देवेंद्र। तो एक मतलब जो सीधा संदेश देने की कोशिश की थी कि हमारी सीधी लड़ाई बीजेपी के साथ है। और ये मतलब काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि ईस्ट सीट पर, क्योंकि पहले इम्तियाज जलील सेंट्रल सीट पर चुनाव लड़ते रहे, इस बार सेंट्रल सीट पर उन्हीं की पार्टी के दूसरे उम्मीदवार लड़ रहे हैं, उनने भी काफ़ी अच्छी टक्कर दी है। तो औरंगाबाद ईस्ट से अब चलते हैं हम परली की सीट पर। ये भी यहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चुनाव हो रहा है। मुंडे परिवार का ये गढ़ माना जाता है, बीड़ जिले की सीट है परली। और धनंजय पंडितराव मुंडे जो कि गोपीनाथ मुंडे के भतीजे हैं, वो 22,582 वोटों की लीड बना चुके हैं। और दूसरे स्थान पर NCP शरद चंद्र पवार के हैं राजेश साहब देशमुख जी, वो 11,544 वोट पाए और 22,000 वोटों की मार्जिन है टोटल जो दोनों उम्मीदवारों के बीच के। पिछली चुनाव में हमने देखा था काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट रही थी इस सीट पर परली में, जब भाई बहन दोनों आमने सामने हो गए थे। जो प्रीतम मुंडे भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी और NCP तब टूटी नहीं थी, और NCP के उम्मीदवार थे धनंजय मुंडे, जो उनको टिकट नहीं मिला तो वो NCP के साथ चले गए थे, शरद चंद्र पवार के साथ चले गए थे। और फिर जो है उन्होंने अपनी बहन जो प्रीतम मुंडे थे उनको हराया था और ये दावा किया था कि जो विरासत है मुंडे परिवार की वो उन्हीं के हाथ में है। इस बार तो दोनों साथ में ही है। अजीत पवार का जो फ्रैक्शन है उसके साथ में आए धनंजय मुंडे, और फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन दिया, उनकी बहनों ने भी उनको समर्थन दिया और वो प्रस्तावक के तौर पर भी उनके साथ गई, चुनाव प्रचार में भी काफ़ी सक्रिय
दिखाई दी। और इस सीट पर भी गौरव, लोकसभा में जब हम लोग गए थे वहाँ पे, तो हमने यही देखा कि देखिए फैमिली की इंटरनल पॉलिटिक्स किस तरह से चेंज होती है। जो बीजेपी ने तो वहाँ पे इनको पंकजा मुंडे को वहाँ पे टिकट दिया था और वो अपना प्रचार प्रचार भी कर रही थी। धनंजय मुंडे के एक समर्थक ही थे जो पार्टी से टूटते हैं, ये लोकसभा चुनाव में मैं बता रहा हूँ आपको, आगे जाते हैं, अपना पर्चा फाइल करते हैं और वो जीत जाते हैं। तो तब कई लोगों ने कहा कि पंकजा मुंडे नहीं जीत पाई, इसके पीछे क्या कहीं उनके भाई का रोल था या नहीं था, या उन्होंने उतनी मदद अपनी बहन की नहीं की। हाँ, ये काफी चर्चा में भी रहा कि पंकजा मुंडे को उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिला धनंजय मुंडे का, और वो काफी वायरल भी हुआ था। आप देखेंगे कि पंकजा मुंडे के जो समर्थक ने थे उनने अपने आप को चोट पहुंचाने की कई सारों ने कोशिश की, उनके परिवार से मिलने भी गई, और फिर पंकजा मुंडे फिर वो रोती हुई वीडियो आया था, उन्हें समर्थकों के साथ बैठकर रो रही थी। वो मतलब एक निराशा थी लोगों में, उनको उम्मीद थी कि धनंजय मुंडे भी साथ में आ गए, अब तो चुनाव जीत जाएंगी। लेकिन परिवार की दूरियां, लेकिन वो कितना लगाव या कनेक्शन है मुंडे परिवार का उस एरिया में, ये इस चीज को दिखाता है एक तरीके से। काफी पिछड़ा इलाका है महाराष्ट्र का, और गोपीनाथ मुंडे से पहले रौनक उतनी नहीं थी। वो अकाल मृत्यु गोपीनाथ मुंडे की हुई, वरना कहा जाता था कि वो एक समय कि वो चीफ मिनिस्टर ही बनेंगे महाराष्ट्र के। लेकिन जब तक महाराष्ट्र में चुनाव होते उससे पहले ही उनका देहांत 2014 में हो गया, जब वो दिल्ली में ही उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, और उसके बाद में वो नहीं रहे। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद ही केंद्रीय मंत्री थे। अब हम चलते हैं मानखुर्द शिवाजी नगर, जो सीट को लेकर सपा काफ़ी महाविकास आघाड़ी के साथ उनकी काफ़ी टॉक भी हुई उस चीज़ को लेकर। और अबू आजमी जो सिपा सलार है अखिलेश यादव के महाराष्ट्र में, और 2 बार इस सीट से चुनाव भी जीत चुके हैं, वो 3896 वोटों की लीड लेकर आगे चल रहे हैं अभी अबू आजमी। और उनके अपोनेंट जो हैं वो AIMIM के उम्मीदवार हैं, जो उनके अपोनेंट हैं वो AIMIM के उम्मीदवार हैं अतीक अहमद खान। तो ये 3896 वोटों की मार्जिन से पीछे चल रहे हैं अभी पर मानखुर्द शिवाजी नगर में हम देखें। और अगली सीट है बाबा सिद्दीकी के बेटे जिसान सिद्दीकी की, जहां पर अभी 6 राउंड की वोटिंग हो चुकी है। बांद्रा ईस्ट सीट है ये, और माफ़ करिएगा गिनती हो चुकी है, 6 राउंड की गिनती हो चुकी है, 19 राउंड की टोटल होनी है। और बाबा सिद्दीकी अभी 4343 वोटों के मार्जिन से पीछे चल रहे हैं। वरुण सरदेसाई जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के उम्मीदवार हैं, वो अभी लीड में हैं। बांद्रा ईस्ट को लेकर भी काफ़ी हमने देखा कि राजनीति रही। बाबा सिद्दीकी NCP में चले गए, अजित पवार के साथ चले गए, लेकिन जिसान टिके रहे कांग्रेस की। उन्होंने ये आरोप लगाया कि हमको बैठकों में नहीं बुलाया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप से हमको किनारे कर दिया गया है, और हमको बिना जानकारी दिए। ऐसे समय में जब मेरे पिता के साथ एक हादसा हुआ, गुजर गए, उसमें जो है शिवसेना को टिकट दे दिया कांग्रेस ने, जबकि कांग्रेस का ही ये सीट हुआ करता था, कांग्रेस हमेशा यहाँ से जीतती रही। बाबा सिद्दीकी जीतते रहे, फिर जिसान जीते, तो इसको लेकर भी काफ़ी गहमागहमी रही। और अब जो है जिसान सिद्दीकी सीट से हमको हारते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सहानुभूति मुझे लगता है कि उतनी उनको मिली नहीं, या उनको लेकर असंतोष ज़्यादा हो सकता है। एक जैसे ये भी मुंबई मेट्रो की सीट है, और अभी इसमें 6 मतलब इसमें अभी 2/3 गिनती अभी बाकी है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हो सकता है कभी कभी ये भी हो जाता है गौरव कि कहाँ के टेबल खुल रहे हैं पहले, है ना, और कौन से ये रुझान चल रहे हैं, अभी रिजल्ट नहीं है। अभी जो हम लोग ये 11:28 के आसपास ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये रुझान के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जो रुझान अभी तक आए हैं। अगली सीट पर हम लोग चलेंगे। ये सीट है भिवंडी वेस्ट की। यहाँ से हमने इस सीट को इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ से AIM के जो प्रवक्ता हैं वारिस पठान, वो चुनाव लड़ रहे थे, और वो अपने काफ़ी उत्तेजक बयानों के लिए जाने जाते हैं वारिस पठान। तो वो अभी फिलहाल उनको 1 2 3 4 5वें नंबर। मैं भी एक बार तो मुझे लगा कि इस सीट से चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं क्या, तो कंट्रोल F करके सर्च करना पड़ा। वारिस यूसुफ पठान 5वें नंबर पर हैं। अभी 14,000 वोटों के मार्जिन से ये पीछे चल रहे हैं। और पहले स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं चौगुले महेश प्रभाकर, और दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं आजमी रियाज मुकीमुद्दीन। ये भिवंडी वेस्ट का एक चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप अगली सीट पे भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत। एक ये मराठी नामों का, और जो महाराष्ट्र में जिस तरह से नाम डॉक्यूमेंट होते हैं, उससे पैदा होने वाला एक कन्फ्यूजन है, और वो वही शायद गौरव को भी हो रहा है। नहीं, होता क्या है, हमारे यहाँ 3 नाम होते हैं किसी एक व्यक्ति के, और उसमें आपका नाम होता है, आपका फिर मिडिल नेम होता है जो जनरली आपके फादर का नाम होता है, और फिर उसके बाद आपका सरनेम होता है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में महाराष्ट्र में ये होता है कि 3 1 2 इस तरह से होता है, तो सरनेम सबसे पहले आ जाता है आदमी का,
फिर उसका नाम आता है और फिर उसके पिता का नाम आता है। तो जैसे मेरा अगर आप नाम देखेंगे तो वाट निखिल धनराज, तो किसी को लगेगा कि मेरा नाम वाट है और नहीं, वो धनराज अभी इसमें सरनेम है। यही हुआ है। हाँ, तो इस तरह से चौगुले में तो ये वाट तरह में। अब जैसे अब ये यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भिवंडी वेस्ट से जीतते नजर आ रहे हैं आपको, है ना, जहाँ से वारिस पठान 5वें नंबर पे हैं। तो ये महेश प्रभाकर चौगुले हैं। महेश इनका नाम है सज्जन का, प्रभाकर इनके, मैं मान के चल रहा हूँ पिताजी ही हैं, या महेश प्रभाकर इनका नाम रहा होगा, लेकिन जनरली पिता का नाम ही होता है। महेश प्रभाकर पिता हैं और चौगुले उनका सरनेम है। जी। अगली सीट है कणकवली। कणकवली सीट से नितेश नारायण राणे, नारायण राणे के बेटे हैं और हाल फिलहाल में हमने फायर ब्रांड बयानों की वजह से चर्चा में आया। एक बयान उन्होंने दिया कि मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा, इस टाइप से चीज़ें कई, फिर AIM की तरफ से उस पर रिएक्शन आया और ये चलता रहा। इस तरीके की चीज़ें कुछ उनने मतलब लगातार बयानबाजी उनकी तरफ से होती रही। वो 27,000 की मार्जिन से आगे चल रहे हैं अभी फिलहाल और 11 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 24 राउंड टोटल होनी है। और दूसरे स्थान पर शिवसेना UBT के जो उम्मीदवार हैं संदेश पारकर, वो फिलहाल अभी पीछे चल रहे हैं। मेरे हिसाब से मतलब ये नतीजा लॉक भी हो सकता है गौरव, क्योंकि ये कोंकण की सीट है। बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन आप मुंबई मेट्रो से देखेंगे कम होती है इस इलाके में, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर नीतीश जीत भी जाएंगे इस लीड के साथ। बिल्कुल, नीतीश और नीलेश उनके भाई जो हैं, अभी के जो रुझान है दोनों आगे ही चल रहे हैं। अगली सीट है बड़नेरा की। रवि गंगाधर राणा, जो कि यहाँ से पहले भी विधायक रहे और उनकी पत्नी अमरावती से निर्दलीय सांसद भी रही, बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गई, नवनीत कौर राणा। तो रवि राणा अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं, 11,693 वोटों की मार्जिन है उनकी। और दूसरे स्थान पर भी जो है वो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही है। ये इंटरेस्टिंग है, आप देखेंगे। देखिए यही मजेदार चीज़ यही है, हुआ क्या कि रवि राणा ने तो अपना इंडिपेंडेंट फाइल किया है ना, वो हमेशा से इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते आए हैं, छोटी पार्टी है और वो खुद ही पार्टी है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, है ना, इसलिए उनको निर्दलीय में गिन लिया 1-2 सीटों पर अगल बगल की इस बार उतारा भी है अमरावती में उन्होंने। हाँ, तो वो जैसे आप ये कह सकते हैं कि वो रवि की पार्टी और वो रवि राणा की अपनी वो स्थानीय पॉलिटिक्स है। और आप अमरावती देखेंगे तो अमरावती में दलित समाज का काफी नंबर है, जो लोकसभा की सीट है वो आरक्षित भी रहती है SC समाज के लिए। रवि राणा ने हमेशा से इंडिपेंडेंट फाइट करके इलेक्शन जीते हैं, मुझे याद आ रहा है पिछले 2 तो। फिर उसके बाद नवनीत राणा भी इंडिपेंडेंट जीती है, ठीक है। अब ये जो बंड प्रीति संजय है, ये प्रीति संजय बंड है। संजय बंड शिवसेना के वहां पे जिला अध्यक्ष हुआ करते थे अमरावती में, और संजय बंड इलेक्शन लड़ते थे रवि राणा के खिलाफ। संजय बंड नहीं रहे, उनका देहांत हुआ, तो पिछला इलेक्शन प्रीति बंड ने लड़ा इनके खिलाफ, ये नहीं जीत पाई। इस बार क्या हुआ कि इस बार UBT फैक्शन ने इन्हें टिकट नहीं दिया। ये लॉयल बनी रही, ये जब टूट होती है एकनाथ शिंदे के साथ में नहीं जाती हैं, उबाठा के साथ में ही रहती हैं लेकिन टिकट चला जाता है सुनील खराटे को। और सुनील खराटे को टिकट जाने के बाद में प्रीति बंड कहती हैं कि मैं पर्चा ज़रूर फाइल करूंगी, ये मेरे पति की राजनीतिक विरासत है, लोगों का आशीर्वाद है। और आप वो देखिए कि अब जो उबाठा के जो वोट स्प्लिट हुए हैं, प्रीति बंड दूसरे नंबर पे है, जो आधिकारिक कैंडिडेट उनकी पार्टी का है वो बिल्कुल तीसरे नंबर पे है और बहुत पीछे है। मार्जिन देखिए ना, हाँ 22,000 की मार्जिन है और उसका टोटल लीडिंग जो कैंडिडेट है उसको वोट मिला है 23,000 और जो अपोनेंट कैंडिडेट मेन कैंडिडेट हम करें पार्टी से जो आया है तो उसकी मार्जिन है पीछे होने की 22,000। ये एकदम मतलब 1164 वोट मिले हैं। वो कॉन्टेस्ट में नहीं दिख रहे हैं। हाँ, अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। तो रवि राणा को कई लोग याद करेंगे, रवि राणा और नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा, हाँ, मातोश्री के बाहर, हाँ, ये एक बड़ा ये भी कंफ्यूज, जैसे वो चालीसा पढ़ पाए नहीं थे, कम से कम उनका जो था कि मातोश्री के बाहर जाके चालीसा पढ़ेंगे, वो तब नहीं हो पाया था। ये अप्रैल 2022 की बात है। और इनके मुंबई वाले घर में, क्योंकि नवनीत वो हैं सांसद हैं और रवि थी तब उस समय, और रवि राणा अपने आपके विधायक, तो इनको घर मिला हुआ है ऑब्वियसली वहाँ पे मुंबई में। तो इनके मुंबई वाले घर के बाहर लोग पहुँच गए थे शिवसेना के और बहुत हंगामा हुआ था। हमको भी टीवी पे देख के लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, और अंत में फिर ये हुआ कि ये लोग अंदर नहीं गए और जो शिवसैनिक हंगामा करने पहुंचे थे उन्हीं में से किसी ने FIR करवाई इन लोगों के खिलाफ कि ये 2 समुदायों के बीच में विद्वेष पैदा करने के लिए। उसके बाद 153 लगी, पुलिस अरेस्ट करने गई, इन्होंने पुलिस अरेस्ट का विरोध किया तो इनके ऊपर वो मामला बनाया गया कि आप पुलिस के काम में बाधा डाल रहे हैं, और वो केस अभी भी रवि राणा पे चल रहा है। लेकिन उससे इन दोनों की पॉलिटिक्स बूस्ट ही हुई। अमरावती बड़नेरा की जहाँ की पॉलिटिक्स करते हैं, वो नवनीत बीजेपी में शामिल हुई, बीजेपी के टिकट पर लड़ी
आई इस बार, लेकिन नहीं जीत पाई क्यों। और तब कई लोगों ने कहा कि नवनीत राणा जिन कारणों से जीती थी, रवि की ज़मीन पे मेहनत, वो अब ज़मीन से टच, वो एक्सेस कम हो गया था। कई अमरावती के जर्नलिस्ट की शिकायत थी कि हम जाके बाइट नहीं ले पाते हैं सांसद का, बात ही नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं मिलता है, इस तरह की बातें थी। लेकिन रवि राणा की जो पकड़ है मैदान पे, जो उनकी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स है, वो अभी भी वो सक्सेसफुल होते दिख तो रहे हैं। ये कुछ चुनिंदा सीट्स थी, हम एक दो सीट्स की और हमारे पास डेटा आई है। हितेंद्र ठाकुर, ये है वसई की सीट जहां पर काफी हंगामा हुआ, इल्जाम लगा आरोप उनके ऊपर, और ये बहुजन विनोद विकास तावड़े के अघाड़ी ऊपर इल्जाम लगा कि एक होटल में वो थे और जहां पे बीवीए के लोग पहुंच गए और उन्होंने ऐसा कहा कि ये पैसा बांट रहे थे वहाँ पर। और बाद में फिर जब ईसीआई के निर्देशों पे वहां पे छापा पड़ा तो कुछ रिकवरी की बात भी थी। 9-10 लाख रुपए 9 मिला लाख था के आसपास रिकवरी हुआ था। और भी बीजेपी की जो यहाँ से कैंडिडेट हैं स्नेहा पंडित, वो आगे चल रही हैं। हितेंद्र ठाकुर जो बहुजन विकास अघाड़ी के कैंडिडेट हैं, वो 3000 वोटों के मार्जिन से पीछे चल रहे हैं। इसी तरीके से बंटी सेलके जो नागपुर के कैंडिडेट हैं, नागपुर सेंट्रल के कैंडिडेट हैं, वो उनको लेकर इस सीट पर काफ़ी मतलब चर्चाएं थी कि वो आगे बढ़ सकते हैं, इस पर वो टफ फाइट दे सकते हैं। अभी 2 राउंड की ही काउंटिंग हुई है, वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं, मार्जिन बहुत कम है 426 वोटों का। और लातूर की एक सीट है जहां पर धीरज देशमुख और चुनाव लड़ते हैं। लातूर की एक सीट से अमित देशमुख भी चुनाव लड़ते हैं, विलासराव देशमुख के बेटे। तो ये दोनों लोग अभी लीड कर रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र का डेट मतलब कुछ ये महाराष्ट्र की जानकारी थी। इस वीडियो को हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम और गौरव आपके पास वापस लौटेंगे और उसमें हम आपको झारखंड के ट्रेंड्स बताएंगे।